फ्रांस में 1830 में जो क्रांति हुई, वह क्रांति फ्रांस के लिए तो महत्वपूर्ण रही ही, परंतु साथ ही इस क्रांति ने संपूर्ण यूरोप पर भी अपना प्रभाव डाला। यद्यपि कुछ राज्यों में यह क्रांति इतनी प्रभावशाली रही कि उसने वहाँ की शासन व्यवस्था को ही परिवर्तित कर दिया, परंतु अगर हम इसका विस्तृत अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि लगभग संपूर्ण यूरोप पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह फ्रांस की 1830 की क्रांति ने यूरोप पर अपना प्रभाव डाला। सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण प्रभाव इस क्रांति का पड़ा, उसे हम बेल्जियम पर समझ सकते हैं कि बेल्जियम पर किस तरह फ्रांस की 1830 की क्रांति का प्रभाव पड़ा। फ्रांस में जैसे ही क्रांति हुई तो उस क्रांति का प्रभाव तुरंत बेल्जियम पर पड़ा और बेल्जियम के लोगों ने भी वियना कांग्रेस के निर्णयों के विरुद्ध, जो बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाया गया था, उसका विरोध किया और हॉलैंड के विरुद्ध क्रांति कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि अंततः बेल्जियम का जो स्वतंत्रता संग्राम था वह सफल हुआ और इस तरह हम कह सकते हैं कि फ्रांस की 1830 क्रांति ने बेल्जियम पर इतना प्रभाव डाला कि बेल्जियम फिर से स्वतंत्र हो गया और हॉलैंड से अलग हो गया। इंग्लैंड ने उसे मान्यता दी और बाद में यूरोप के अन्य देशों ने भी उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया। क्योंकि बेल्जियम में क्रांति इसलिए हुई कि वियना कांग्रेस ने हॉलैंड को एक शक्तिशाली देश बनाने के लिए बेल्जियम को हॉलैंड के साथ जोड़ दिया था, जबकि बेल्जियम के लोग एक तरह से उनकी नस्ल की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से या प्रशासनिक दृष्टि से हॉलैंड से अलग थे। बेल्जियन लोग डच लोगों से, क्योंकि हॉलैंड के लोग डच कहलाते हैं, बेल्जियन लोग नस्ल की दृष्टि भी डच लोगों से अलग थे। यद्यपि कुछ लोग डच लोग जो जर्मन नस्ल के भी थे और बेल्जियन लोगों में भी कुछ फ्लेमिंग जर्मन नस्ल के लोग भी थे, परंतु फिर भी इस नस्लीय भेदभाव के कारण तथा भाषाई भेदभाव के कारण और प्रशासनिक भिन्नता के कारण बेल्जियम के लोग जो है हॉलैंड के साथ नहीं रहना चाहते थे और इसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांस की 1830 की क्रांति से प्रेरित होकर बेल्जियन लोगों ने क्रांति की और वह क्रांति सफल हुई। 1830 की क्रांति का जर्मनी पर भी प्रभाव पड़ा। जैसे हमने पूर्व में चर्चा की थी कि वियना कांग्रेस ने जर्मनी को पुनः छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया था और उनका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया को बना दिया था, क्योंकि जर्मनी के जिन राज्यों का नेपोलियन बोनापार्ट ने राइन जर्मन संघ नाम से एक संघ बनाया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने अनजाने में ही जर्मनी के राज्यों में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर दी थी। जब बोनापार्ट ने राइन जर्मन संघ बनाया तो उस संघ के अंतर्गत जो राज्य थे उनमें एक जर्मन राष्ट्रता की भावना पैदा हो गई थी और वे यह चाहने लगे थे कि अब जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो जाना चाहिए। परंतु वियना कांग्रेस ने नेपोलियन बोनापार्ट के निर्णय को पलट दिया और पुनः जर्मनी में वही पुरातन व्यवस्था स्थापित कर दी। जर्मनी पुनः छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और पुनः वहां निरंकुश शासन स्थापित करके ऑस्ट्रिया उनका अध्यक्ष बन गया। परंतु जो राष्ट्रीय भावना उनमें पैदा हुई, अंदर ही अंदर वो भावना सुलगती रही, आगे बढ़ती रही और 1830 में जब क्रांति हुई तो जर्मनी में भी उदारवादी विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। यद्यपि मेटरनिख ने कार्लसबाद के आदेश जारी करके जर्मनी में राष्ट्रीय विचारों पर रोक लगाने का प्रयास किया। 1819 में मेटरनिख ने कार्लसबाद से जो आदेश जारी किए थे, उन आदेशों के द्वारा जर्मनी में राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा दी गई थी, प्रेस पर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था, विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर दिया गया था,
साथ ही साथ क्रांतिकारी गीतों, चिन्हों, इन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। परंतु फिर भी जर्मनी में एक अखिल जर्मन राष्ट्रीयता का विकास हुआ, क्योंकि जर्मनी के जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जैसे फिक्टे, हीगल, स्टाइन, डॉलमन, इन सब ने जर्मनी को जागृत करने का प्रयास किया। जर्मनी में बौद्धिक आंदोलन होते रहे और एक तरह से जर्मनी में जो विश्वविद्यालय थे वहाँ राष्ट्रीय जागरण हो रहा था। अखिल जर्मन राष्ट्रीयता की भावना जर्मनी में फैल रही थी और इस भावना को 1830 की क्रांति से और भी बल मिला। फिर जो जॉलवेरिन था, जिसे आर्थिक संयोग भी कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एक बड़ा राज्य था परसा, और परसा का जो राज्य था, परसा का जो सम्राट था, जो राज्य था, वो अभी ये चाहता था कि जर्मनी की राज्य संगठित हो जाए। परंतु ऑस्ट्रिया जो जर्मनी राज्यों का अध्यक्ष था, वहाँ का जो चांसलर मेटरनिक था, वो नहीं चाहता था कि जर्मनी में एकता की भावनाएं या राष्ट्रीयता की भावनाएं पुनः विकसित हों या आगे बढ़ें। परंतु परसा का जो वित्त मंत्री था, उसने, क्योंकि जर्मनी के जो राज्य थे, उन राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने पर या वहां से माल लाने पर अनेक स्थानों पर चुंगी देनी पड़ती थी, अनेक प्रकार के कर देने पड़ते थे। इसका परिणाम ये होता था कि जर्मनी में एक राज्य से दूसरे राज्य तक माल भेजने या माल मंगाने पर इतने टैक्स देने पड़ते थे कि वो माल, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती थी और इससे व्यापार बड़ा प्रभावित होता था। परसा के अर्थमंत्री ने एक प्रयास ऐसा किया कि उसने अपने पड़ोसी राज्यों से एक संधि की और उन संधियों के द्वारा व्यापार को आसान बनाया। उनमें चुंगी में कटौती की गई, व्यापारिक सुविधाएं देने का प्रयास किया गया और इस तरह परसा ने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ जो संधि की, उसको और एक संघ जो बनाया, उसको कहते हैं जॉलवेरिन या आर्थिक संयोग, आर्थिक संघ ये बना। और इस तरह जर्मनी के राज्यों ने अपने व्यापारिक सुविधाओं को देखते हुए, व्यापारिक हितों को देखते हुए एक संघ बना दिया, जिसे कहते हैं आर्थिक संयोग या आर्थिक संघ। और कालांतर में यही आर्थिक संघ जर्मनी के एकीकरण के लिए इसने बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाया या बहुत बड़ी भूमिका इसने निर्वहन की। 1830 क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। इटली में भी इटली के जो जननायक थे, जो इटली के बुद्धिजीवी थे, उन्होंने इटली के एकीकरण का प्रयास किया और इटली में उन्होंने, जैसे मेजनी के नेतृत्व में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। इटली में यंग इटली, युवक इटली, जो एक यंग इटली संगठन था, उसकी स्थापना की गई और इस तरह इटली में भी राष्ट्रीयता का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। पोलैंड में भी, क्योंकि पोलैंड जो है उस समय एक विस्तृत राज्य था और इस राज्य पर जो है रूस, ऑस्ट्रिया, इनकी नजर लगी हुई थी। जब 1830 में फ्रांस में क्रांति हुई तो पोलैंड के लोगों ने भी स्वतंत्र होने का प्रयास किया और इन राज्यों, पोलैंड के लोगों ने भी, जो उन पर प्रभाव था रूस का, ऑस्ट्रिया, परसा, इनके विरुद्ध संघर्ष किया और इसका परिणाम यह हुआ कि पोलैंड ने एक प्रकार से स्वतंत्रता का प्रयास किया। परंतु पोलैंड के लिए यह आंदोलन, या हम कहें कि ये क्रांति ज़्यादा लाभप्रद नहीं रही। जब पोलैंड के लोगों ने विरोध किया ऑस्ट्रिया, परसा और रूस का, तो इन्होंने क्या कर दिया, पोलैंड का विभाजन कर दिया और इस तरह पोलैंड का प्रथम अंग भंग हुआ। जो ऑस्ट्रिया, परसा तथा रूस राज्य थे, उन्होंने एक प्रकार से पोलैंड के कई हिस्सों को हड़प लिया। फिर सुधार के प्रयास हुए, लेकिन फिर उसका क्या हुआ, दूसरी बार उसका अंग भंग किया गया। और इस तरह जो पूर्व में पोलैंड का विभाजन परसा, ऑस्ट्रिया, रूस द्वारा किया गया था, तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित होकर उन्होंने, वहाँ के लोगों ने पोलैंड को एक राज्य के रूप में, एक देश के रूप में संगठित करने का प्रयास किया। यद्यपि वो उसमें सफल तो नहीं हो पाए, परंतु फ्रांस की क्रांति ने निश्चित ही उनको एक होने में प्रेरणा दी। यहाँ हमें यह समझना जरूरी है कि पोलैंड का यह विभाजन 1830 क्रांति या 1800 ईस्वी से पहले हो चुका था।
और पोलैंड के लोग इन विभाजन को, या जो 3 बार विभाजन हुए, उसको रद्द करना चाहते थे। पोलैंड को एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में संगठित करना चाहते थे। और पोलैंड के लोगों को फ्रांस की 1830 की क्रांति से इस बात की प्रेरणा मिली कि वे पोलैंड को एक संगठित राज्य के रूप में देख सकें, उसका प्रयास कर सकें। 1830 की फ्रांस की क्रांति का प्रभाव इंग्लैंड पर भी पड़ा और इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए और अंततः 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में जो प्रथम सुधार कानून था वह पारित हुआ। इस तरह हम समझ सकते हैं कि यद्यपि 1830 में क्रांति का आरंभ फ्रांस से हुआ, परंतु इसने लगभग संपूर्ण यूरोप पर प्रभाव डाला और संपूर्ण यूरोप में 1830 की क्रांति से एक प्रकार से उदारवादी आंदोलन हुए या इस क्रांति का एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा।